हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में प्रॉफिट के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था कि या तो हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या उस अवेलेबल प्रॉफिट या लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये चैप्टर स्टार्ट करते समय मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर है या कोई नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो जब भी अवेलेबल यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से उन पार्टनर में से किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और दूसरे पार्टनर को क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। और सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो हमेशा इक्वल होता है। ये मैंने आपको अपनी लास्ट क्लासेस में अच्छी तरह पढ़ा दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। ये रिवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, ये हम लोग समझ लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि 1 अप्रैल 2015 को दो पार्टनर हैं ए एंड बी, जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब 31 मार्च 2020 को यानी आफ्टर द 5 इयर्स ये दोनों पार्टनर ए और बी चाहते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी 1:1 हो जाए। लेकिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को, यानी उससे पहले वाली डेट, यानी इन 5 सालों में जो भी कंपनी का प्रॉफिट था या जो भी कंपनी का लॉस था या जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन हुआ होगा, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कुछ बड़ी होगी या कम हुई होगी, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ होगा या जो भी लॉस हुआ होगा वो इन दोनों पार्टनर को इस रेशियो में ही बियर करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 31 मार्च 2015 के बाद 31 मार्च 2020 को यानी 5 ईयर के अंदर जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस हुए हैं, उस चेंज होने की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट हुआ है उसको हम लोग इन दोनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं किया तो फ्यूचर में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज होगा वो किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में, जो कि एक गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो रेशियो चेंज होने से जस्ट पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू उसको रिवैल्यूट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लेता हूं जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा 1 अप्रैल 2015 को, तब इन्होंने एक बिल्डिंग परचेस की होगी, मान लिया मैंने। उस बिल्डिंग की वैल्यू मान लेता हूं मैं 10 लाख रुपीज है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 31 मार्च 2020 को अगर मैं रिवैल्यूएशन नहीं करूंगा तो इस डेट पे जो बैलेंस शीट बनी हुई है उस समय भी इस बिल्डिंग की वैल्यू को 10 लाख रुपीज ही लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, यानी जो भी एसेट्स आप परचेस करते हो उसको हमेशा उसी कॉस्ट प्राइस पे हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमने क्लास 11th में पढ़ा था। लेकिन अब क्योंकि 5 ईयर के अंदर ऑब्वियस सी बात है इस 10 लाख रुपीस की जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जो है या तो वो इंक्रीज हुई होगी या वो डिक्रीज हुई होगी। तो अगर मैं मान लूं कि मेरी जो बिल्डिंग है जो मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी थी उसकी वैल्यू इस 31 मार्च 2020 को यानी आफ्टर द 5 ईयर वो 50 लाख रुपीज हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस वैल्यू को अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा तो फ्यूचर में इस 50 लाख रुपीस पे ये दोनों पार्टनर इक्वल का क्लेम डाल देंगे, अगर इस डेट पे मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो। इसीलिए मुझे 31 मार्च 2020 यानी रेशो चेंज होने से जस्ट पहले ही क्या करना पड़ेगा, इस बिल्डिंग की वैल्यू को या एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यूट करना पड़ेगा। और रीवैल्यूट करके मुझे क्या पता लगा है कि बिल्डिंग की वैल्यू तो 50 लाख होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों ने मेहनत की है, जो भी बिल्डिंग परचेस की है, इन दोनों का जो राइट है वो किस रेशियो में राइट है, 3:2 के रेशियो में। तो इसका एप्रिसिएशन हो गया कि डेप्रिसिएशन, ऑब्वियस सी बात है इस बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट यानी इंक्रीज हो गई है। तो जिसका वैल्यू 10 लाख था अब उसका वैल्यू 50 लाख हो गया। तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ है, 40 लाख रुपीज। इसका मतलब ये 40 लाख रुपीज के जो दावेदार हैं वो ए और बी तो हैं, पर किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ऐसे ही मैंने सिर्फ एक एसेट्स का एग्जांपल लेके आपको बता दिया। ऐसे जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज बैलेंस शीट में अवेलेबल होगी उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन करने पे जो वैल्यू आएगी उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर उस अकाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा
उसको दोनों पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बियर कर लेंगे। इसका मतलब सिंपल सी एक बात समझ में आती है कि जब भी हम लोग एसेट्स या लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे तो रीवैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसका रीवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट में उनकी पोस्टिंग करते जाएंगे। एक चीज और बता देता हूं, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह ही होता है। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका नॉमिनल नेचर होता है, ये 11th क्लास में पढ़ा है। और नॉमिनल नेचर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस तो क्या हो जाते हैं, डेबिट, और इनकम और गेन क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आ रहा है उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करता हूं मैं एसेट्स के रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट होगा अगर आपने वो पहले कैलकुलेट नहीं किया तो फ्यूचर में वो क्लेम दोनों पार्टनर किस रेशो में कर रहे थे, इक्वल रेशो में। और उसमें किस रेशो में होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू जो अप्रिशिएट हुई है वो उन 5 सालों में हुई है जब वो प्रॉफिट को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहे थे। तो उसका एप्रिसिएशन पे भी दोनों का राइट ही बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा किस में क्लोज होगा, ओल्ड रेशो में क्लोज होगा। तो यानी इसका जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा उसको मैं अवेलेबल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स में कोई भी आता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हाटएवर इट इज। व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इंक्रीज्ड, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसके लिए एक अकाउंट खोला हुआ है मैंने। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर दूंगा। अब आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ये नेचर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट इसका बेसिक नेचर होता है, और लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये और भी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब हम लोगों ने क्लास 11th में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है यानी उसका जो बेसिक नेचर है उसको उसी तरह ट्रीट करना है। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, अब मुझे उसकी वैल्यू को इंक्रीज ही करना है। अगर मैं यहां बोलता कि डिक्रीज करना है तो जिसका बैलेंस डेबिट था उसको डिक्रीज करने के लिए मैं क्रेडिट ले जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला ना। क्या बोला है कि एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो जिस एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है उसको इंक्रीज करने के लिए आप डेबिट साइड ही रहने दो। तो क्या लिखोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं कि एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये किस अकाउंट में जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का। इसका मतलब ये प्रॉफिट या लॉस को डिनोट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं आपको बोलूं कि मेरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए थी और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब 50 लाख रुपीज हो गई। तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू 40 लाख रुपीज से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर मेरी बिल्डिंग 10 लाख की जगह 50 लाख की हो गई तो ऑब्वियस सी बात है मेरी तो लॉटरी निकल गई, यानी मुझे 10 लाख की जगह उसके 50 लाख मिल रहे हैं। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 लाख रुपीज का। मैंने क्या बोला, कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और गेन हमेशा क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो किसको क्रेडिट करोगे, ऑब्वियस सी बात है नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे 2 लिखोगे। नॉमिनल अकाउंट का मतलब यहां क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट के थ्रू काम करेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने प्रॉफिट होने की वजह से क्या कर दिया, यहां पे क्रेडिट कर दिया। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका अपोजिट केस पढ़ लेते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डिक्रीज्ड। अब इसका अपोजिट है, एसेट्स की वैल्यू को मुझे डिक्रीज करना है। अब वापस वही काम करना है। एंट्री बहुत इजी है, मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाना वैसे भी सिखा दूंगा, एंट्री नहीं बनानी। लेकिन एग्जाम में बहुत सारी एंट्रीज आने लगी हैं तो एंट्री हमें बनाना जरूरी हो गया है, इसलिए मैं आपको एंट्री बनाना भी सिखा रहा हूं। तो क्या करना है, आप एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो बताओ एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, हमेशा
DR। अब मुझे इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है। तो जिसका बैलेंस DR होता है उसको मैं क्या करना है, अब डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए एसेट्स की वैल्यू को DR की जगह मैंने क्या कर दिया, CR कर दिया। तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, अपने आप डिक्रीज हो गई। अब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? ऑब्वियस सी बात है, लॉस होगा। अगर मैं आपको बोलूं मेरी बिल्डिंग 10 लाख की थी और उसकी वैल्यू आज 2 लाख रुपए रह गई, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 8 लाख रुपए का लॉस हो गया। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और लॉस डेबिट इसका नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करूंगा। यहां नॉमिनल अकाउंट किसके थ्रू ट्रीट कर रहा हूं मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह। तो क्या लिखूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो सिर्फ डेबिट या क्रेडिट से आपको इसको एंट्री को इजीली बना लेना है। अब मैं इसकी पोस्टिंग की बात कर लेता हूं। पोस्टिंग करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, पहले इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास एंट्री बनी हुई है, इसकी पोस्टिंग इस तरह से करोगे। जिस अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका एक तरीका बता देता हूं इजी सा। जिस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसको छुपा लिया करो। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को छुपा लिया। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, अकाउंट में दो ही टर्म होती है, एक तो टू और एक बाय। यहां बाय कभी लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन बाय इनविजिबल होता है। क्या होता है, बाय इनविजिबल होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपने हाथ से छिपा लो। क्या दिख रहा है आपको, बाय एसेट्स। तो मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसको छुपाओ। और क्या दिख रहा है आपको, बाय एसेट्स। तो क्या लिखोगे, बाय एसेट्स। और ये वैल्यू क्या हुई थी, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू इंक्रीज हुई थी। तो क्या लिखोगे, बाय इंक्रीज इन एसेट्स। यानी इंक्रीज की क्या हो गई वैल्यू, सॉरी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो लिख दिया मैंने बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज हो रही। अब ध्यान रखना यहां पे आपको डिफरेंस देखना है कि 10 लाख की वैल्यू 50 हो गई तो कितनी इंक्रीज हुई, 40 लाख। तो यहां कितना दिखाओगे आप, 40 लाख रुपीस। अब मैं बात कर लेता हूं इस वाली एंट्री की, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डिक्रीज। एंट्री हमारे पास बनी हुई, अभी भी समझाया था, जिसके अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसको छुपा लो। इसको छुपा लिया। क्या लिखना है, टू एसेट्स। तो लिख देता हूं मैं टू एसेट्स। इसकी वैल्यू क्या हुई थी बताओ, डिक्रीज हुई थी। मतलब ये साइन लगा देता हूं डिक्रीज का, तो आप समझ जाना कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ये तो बात हुई एसेट्स की। अब हम लोग सेम ले लेते हैं लायबिलिटीज के बारे में। तो एसेट्स की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, लायबिलिटीज लिख लेता हूं। और यहां भी एसेट्स की जगह क्या लिख लेता हूं मैं, लायबिलिटीज लिख लेता हूं। अब क्या करोगे, अब वही कॉन्सेप्ट है सिंपल सा जो मैंने आपको समझाया एंट्री बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले तो ये समझ लेते हैं कि लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसको क्रेडिट देने दो। लेकिन लायबिलिटीज की वैल्यू अगर क्या करनी है, आपको कम करनी है, तो जिसकी वैल्यू क्रेडिट है उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। अब मुझे लायबिलिटीज की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो जिसका बैलेंस CR है उसको इंक्रीज करने के लिए CR ही रहने दो। तो क्या लिखोगे, टू लायबिलिटीज। अब यहाँ लायबिलिटीज कोई भी होती है, मैंने उनका नाम नहीं लिखा है। जब भी कोई पर्टिकुलर लायबिलिटीज का नाम आए तो हम लोग इसमें नाम भी लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैंने लायबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए तो क्रेडिट कर दिया। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जैसे मान लेता हूं एक क्रेडिटर है, उसको मैं पहले पेमेंट कर रहा था 10,000 रुपीज, पर उसने कहा भाई आपको 10 नहीं, एक्चुअली आपको 12,000 पे करना है। तो इसका मतलब क्या है, मेरी जेब से पहले 10,000 जा रहे थे, अब 10 के कितने जा रहे हैं, 12,000। इसका मतलब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। इसका मतलब अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो मुझे क्या हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस यानी एक्स्ट्रा मुझे अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो मेरा क्या हो गया, अमाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट। यानी नॉमिनल अकाउंट का मतलब यहां किससे है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से है। तो क्या लिख लिया मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब इसका अपोजिट कर लेते हैं। जब लायबिलिटीज की वैल्यू को कम करना हो तो क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या दिख रहा है हम लोगों को, CR। इसको अब कम करने के लिए बोल रहा है, नहीं डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है। तो जिस लायबिलिटीज का बैलेंस CR यानी क्रेडिट साइड दिख रहा था उसको डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो अगर आपकी लायबिलिटीज कम हो गई, देख लेते हैं। अगर क्रेडिटर को आपको 10,000 की जगह अगर 8,000 पे करने पड़े, वो बोले भाई 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ऑब्वियस सी बात है 10 की जगह आपकी जेब से 8,000 रुपए गए, इसका मतलब 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में 2। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जिस तरह आपने ये देखा कि एंट्री बनाना तो डेबिट और क्रेडिट से बहुत ही इजी है, पोस्टिंग भी कर लेते हैं, पोस्टिंग भी बहुत इजी होती है। जिस अकाउंट में पोस्ट करना है उसको छुपाओगे तो बाकी इंफॉर्मेशन अपने आप मिल रही है। इसको छुपाया तो क्या दिख रहा है कि डेबिट साइड जाके और क्या लिखना है, 2 लायबिलिटीज, तो लिख लिया मैंने डेबिट साइड जाके 2 लायबिलिटीज। इसकी वैल्यू क्या हुई थी, इंक्रीज, तो मैंने साइन लगा दिया इंक्रीज होने का, कि आप इजीली समझ जाओगे। अब बात कर लेते हैं इस वाली एंट्री की, इसको ही पोस्ट कर लो। मैंने बताया था अकाउंट में 2 ही टर्म होती है, 2 तो ऑलरेडी लिखा होता है, बाय मिस्टर इंडिया की तरह काम करता है, यानी इनविजिबल होता है। तो क्या लिखोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में इसको छुपा लो, क्या दिख रहा है आपको, बाय लायबिलिटीज, तो लिख लेता हूं मैं बाय लायबिलिटीज। इसकी वैल्यू क्या हुई थी बताओ, डिक्रीज्ड, तो मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज वाला साइन लगा लिया। इस तरह से ये एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस आए थे, उस चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट मैंने बनाया था रिवोल्यूशन अकाउंट, उसमें मैंने डेबिट या क्रेडिट साइड दोनों की पोस्टिंग कर ली है। अब बात आती है एक और पॉइंट की, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई दादाजी के टाइम की जमीन खरीदी भी थी, पर आप लोगों को उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, और दादाजी जब चले गए छोड़ करके, तो आपको पता लगा अचानक से कि आपके घर में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो दादाजी छोड़ के चले गए, यानी वो रिकॉर्डेड नहीं थी, आपके दिमाग में रिकॉर्ड नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी पड़ी कि नहीं पड़ी। अब आप उनके जाते ही खुश हो गए कि दादा तो चले गए पर हमें मालामाल कर गए। अब बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ऐसी एसेट जो आपके दिमाग में पहले थी नहीं, जिसका बैलेंस डेबिट होता है, उसको आपको रिकॉर्ड अब तो करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि एसेट्स आपके पास जनरेट हो गई है, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट है, तो उसको डेबिट ही रहने दो। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आप मालामाल हो गए, यानी आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है हमेशा, क्रेडिट, तो हमें नॉमिनल अकाउंट को क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट यहाँ किस नेचर का है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या लिखूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप पोस्टिंग कर लो इसकी। ये कौन सी एसेट्स है, ये है अनरिकॉर्डेड। पोस्टिंग क्या करोगे, यहां तो 2 लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ होता है, बाय। पोस्टिंग किस तरह से करोगे, जिस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसको छुपा लो, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो लिख लेता हूं बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब इसका अपोजिट कर लेता हूं, एग्जाम्पल वही लेते हैं दादाजी वाले। दादाजी तो छोड़ गए, चले गए, पता पड़ा दादाजी ने बैंक से 10-20 साल पहले लोन लिया था 15 लाख रुपए का। लॉस तो इतना ही बहुत होता ना आपके होश उड़ाने के लिए। तो 15 लाख रुपए का अगर लॉस हुआ था और दादाजी चले गए, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि दादाजी तो चले गए और हमारे ऊपर 15 लाख का बोझ छोड़ गए, यानी ये अमाउंट हमें अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब आप दुखी हो रहे हो यहाँ पे, यानी आपको लॉस हो रहा है। लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट को क्या करना है, आपको लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करना है। यानी नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, आपको लॉस की वजह से डेबिट कर देना है। और ये लायबिलिटीज आपको पहले पता भी नहीं थी कि आपको 15 लाख रुपए पे करना है, यानी अचानक से एक लायबिलिटीज जनरेट हो गई, तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो मैंने क्या लिख लिया, 2 लिख दिया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब क्या करना है, पोस्टिंग करना बहुत ही आसान है। जिस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसको छुपा लो। डेबिट साइड जाके क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डेबिट साइड जाओ और जाके लिख लो 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो डेबिट साइड गया और लिख दिया मैंने 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इस तरह से आपने देखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की पोस्टिंग करना यहां बहुत ही इजी है। अब आप इसको चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी समझ सकते हो। जैसे आपको पता है प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, और लॉस हुआ तो क्या करना है, डेबिट करना है। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब मैं एंट्री के बिना ही समझा रहा हूं उसको आपको डायरेक्टली। क्या कर रहा हूं मैं, क्रेडिट या डेबिट से समझा देता हूं। अगर मेरी बिल्डिंग की वैल्यू पहले 10 लाख रुपए थी, अब उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 की जगह 50 लाख हो गई, यानी 40 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई, तो मुझे 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट कर दो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एसेट की वैल्यू 10 की जगह 50 लाख हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 40 लाख रुपीज। तो क्या लिखोगे यहाँ, 40 लाख रुपीज, क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप खुश हो गए, यानी आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट आता है, इसलिए हम लोगों ने इधर लिख दिया इसको। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है,
ये लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि क्रेडिटर को पहले 10 पे करना था, अब केवल 8,000 ही पे करना है। यानी आप वापस खुश हो गए कि यार मेरी जेब से 10 जाने वाले थे पर अब 8 ही गए, यानी 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, अमाउंट आपको कम पे करना पड़ा। तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज 10 की जगह अब सिर्फ कितने की रह गई, 8,000 की रह गई। यानी आपकी लायबिलिटीज 10 की जगह 8 का मतलब कम हो गई, यानी डिक्रीज हो गई। तो जब लायबिलिटीज कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 10 की जगह 8 पे करने पड़ रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का प्रॉफिट आपने इधर लिख दिया। और दादाजी का एग्जांपल अभी लिया ही था, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट से अचानक से पता लगा कि इतनी एसेट्स आ गई, एसेट्स आ गई तो ऑब्वियस सी बात है अचानक से एसेट जनरेट हुई आपके पास, तो आपको लगा यार मजे हो गए, माला माल हो गए, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर आ जाएगी। अमाउंट मान लेता हूं मैं 50 लाख रुपीस की बिल्डिंग, जो कि अनरिकॉर्डेड थी, बिल्डिंग हो या जो भी हो, XYZ एसेट्स हमारे। क्लियर है यहां तक आपको। अब बात करता हूं इस साइड की, एसेट के लिए डिक्रीज बोल रहा है। इसका एग्जांपल वापस हुई, अगर मेरी बिल्डिंग 10 लाख रुपए की जगह सिर्फ 2 लाख रुपए की रह गई तो मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, अरे यार अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, 10 लाख रुपए की जगह वैल्यू 2 लाख रह गई, यानी मेरे एसेट्स की वैल्यू 10 की जगह 2 हो गई, यानी कम हो गई, यानी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। कम हो रही तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि आपकी 10 लाख की वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए में, तो कितने का लॉस नजर आ रहा है, 8 लाख रुपीस का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 8 लाख रुपीस का क्या हो गया आपको, 10 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है केवल, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए का आपको लॉस हो रहा है। लॉस को डेबिट करना है, तभी तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज, यानी लॉस को डेबिट कर दिया मैंने 8 लाख रुपीस से। ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे, इसमें जो चेंजेस आते हैं एसेट से लायबिलिटीज की वैल्यू में, वो चेंज लिखने होते हैं कि कितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। क्लियर है यहां तक। अब आ गया लायबिलिटीज की वैल्यू, ये बोल रहा है इंक्रीज हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर को अगर मेरे को 10,000 रुपए की जगह 12,000 पे करना है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यार पहले 10 पे करने थे, 12 पे करने पड़ रहे हैं, यानी 2,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, यानी आपको 2,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लायबिलिटीज बढ़ रही है, यानी 10 की जगह 12 हो रही है, तो लायबिलिटीज बढ़ते ही आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो 2,000 रुपए का लॉस हो गया, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, वही दादाजी वापस आ गए कि अगर मेरे पास कोई लोन छोड़ गए दादाजी और पता पड़ा कि वो लोन हमें पे करना पड़ेगा, तो आपका दिमाग हो गया खराब कि यार 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरी जेब से और पे करने पड़े, यानी आपको 15 लाख रुपए का अननेसेसरी लॉस बियर करना पड़ रहा है। लॉस हमेशा डेबिट। तो क्या करूंगा, मान लेता हूं 15 लाख का, तो 15 लाख रुपए को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा लॉजिक है, इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। इसका टोटल करेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, दोनों के टोटल में जो भी ज्यादा आएगा उसको पहले दोनों तरफ लिख देंगे, या तो बैलेंस फिगर इधर आएगा या बैलेंस फिगर इधर आ जाएगा। इधर बैलेंस फिगर आया तो प्रॉफिट, इधर बैलेंस फिगर आया तो लॉस। लेकिन इसको बाय प्रॉफिट या बाय लॉस आप मत लिखना, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। यहां मैंने भी समझाया था कॉन्सेप्ट कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हमेशा पार्टनर ही बियर करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्लोजिंग होगा वो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यानी ए और बी में ही किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, उससे मुझे जो भी प्रॉफिट